बहुत दिनों से राजनीति में है। राहुल गांधी को चलो उतना प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी, ना प्रशासनिक काम की जानकारी होगी। सबको पता है कि जब भी इस प्रकार से नीचे कोई प्रदर्शन होता है, उसकी जो जिम्मेवारी होती है, जो उसका ऑर्डर करने का काम होता है, वो एसडीएम या डीएम करते हैं। वो कोई गृह मंत्री या मंत्री नहीं करते। अगर यही बात होती तो 2020 के अंदर 2012 के अंदर जब छात्रों पर लाठियां भांजी गई थी, जब राष्ट्रपति भवन घुस रहे थे, तब सुशील शिंदे साहब का बयान मैं कहूँ तो सुना देता हूँ, जिसमें बड़ी स्पष्टता था, हमने की बर्बरता क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग राष्ट्रपति भवन घुसे। अब आपके कई सारे चैनल चला रहे हैं कि कुल मिलाकर 200 फीट दूरी पर, 50 फीट दूरी पर, 100 फीट दूरी पर उस प्रकार के एलिमेंट से जो कि कल वहां पर किसी प्रकार से अनहोनी कर सकते थे, उनको रोकने के लिए पुलिस ने उस समय जो ठीक लगा होगा उसके हिसाब से एक्शन लिया होगा। इसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, किसी को मैं ये नहीं कहता कि कोई इसमें से निकल जाए बाहर। परंतु जो मूल बात है, क्या जो जिस विषय पर बिल लाया गया उस पर चर्चा हो रही है, नहीं हो रही। 2024 के अंदर जब बिल पहली बार हुआ था, कृपा कर अपने सर टीम को बोले ढूंढ ले, ना अखिलेश यादव जी, ना संजय सिंह जी, ना राहुल गांधी जी, इन तीनों ने चर्चा में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन को जोड़ा हो, इन लोगों को सुझाव दिए हो कि अच्छा नहीं इस ढंग से ये जो बिल है लाओ, इसमें और सख्ती कर सकते हैं। अच्छा, इस बिल के साथ साथ ये और संशोधन करेंगे तो इससे नकल रुकेगी, इससे चीटिंग रुकेगी, इससे पेपर लीक रुकेगी। वो सब सुझाव देने चाहिए थे, परंतु वो तो तब भी नहीं दिए, अब भी नहीं दिए। नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही पहले पैलेट गन पर बनती है, पहले वो जवाबदेही तय हो, उसके बाद ही आगे चर्चा होगी। हाँ, तो ये है तो ये इस बात के लिए सीरियस नहीं है ना कि पेपर लीक के लिए सीरियस नहीं है ना। इसको तो बड़ा स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ, उस पर ये सीरियस। अच्छा, इसका मतलब ये, देखिए मैं वही बात कह रही थी पूजा जी, मैं यही बात कह रही थी कि अगर आप चर्चा में भाग नहीं लेंगे तो आपको इस मामले में आपकी गंभीरता को आंका जाएगा कि आप गंभीर नहीं हैं। अच्छा, मैं एक बार जल्दी से दो मुद्दों पर, पैलेट गन पे भी बात हो रही है और बात मनुस्मृति पे भी हो रही है, इसलिए मैं प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर आगी कहाँ है? स्क्रीन पे दिखाइए। प्रोफेसर आगी, आज जिस तरह से मनुस्मृति की बात हुई है और संसद में हुई, उसके बाद नड्डा जी ने कहा कि भाई सुधांशु त्रिवेदी हमारी तरफ से जवाब देंगे, दलितों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, इन सब चीजों का जिक्र किया आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मेरा सवाल यह है कि मनुस्मृति का जिस तरह के उसको लेकर जो बहस शुरू हुई और जो सुधांशु जी ने कहा या फिर जो नड्डा जी वहां कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक गलत आकलन और विश्लेषण है और इससे दरार पड़ेगी समाज में। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा और ये दुर्भाग्य है, मनुस्मृति के कम से कम 49 वर्जन्स हैं, 49-50 वर्जन्स हैं मनुस्मृति के, और यदि आपको कोट करना हो तो अलग अलग आपको श्लोक यदि आप कोट करते हैं तो आपको कोट करना पड़ेगा, ये अमुक बुक है, ये अमुक पब्लिकेशन है, उसमें ये अमुक ये है, क्योंकि 100वें यदि आप श्लोक पर जाएंगे तो ये 49 में 49 वर्जन मिल सकता है आपको, इसकी संभावना पूरी रहती है। दूसरी बात जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, विलियम जोन्स ने पहली बार 1760 के इसका एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था। हम उसकी पूर्ण कॉपी जानते भी नहीं हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये भी मैं जिक्र कर दूं। और सबसे पहली बात, वैवस्वत मनु के द्वारा ये लिखा हुआ माना जाता है। आदि मनु का इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 करोड़ मानी जाती है, जहां पहला मनु हुए। अब किसी को इनमें से जानकारी नहीं होगी कि मनवांतर क्या है, युग क्या है, महायुग क्या है, फिर युग क्या है। तो इनमें से आप मान लेते हैं कि पहला इसी मनवांतर को मान लेते हैं, इसी का महायुग को मान लेते हैं, तो त्रेता की आयु 16, सतयुग की आयु 16 लाख से ज्यादा है, त्रेता की आयु 16 है, द्वापर की आयु 32 लाख है, और जो आप कलयुग आज मानते हैं तो उसको 5000 साल मानते हैं, मोटा मोटी मानते हैं, लेट ग्लेशियल पीरियड उसको मानते हैं। अब आप सोचिए कि लाखों वर्ष पूर्व की रचना और उसकी पांडुलिपि क्या एक रूप में रहेगी? असंभव है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें घालमेल किया गया है, और घालमेल किन लोगों ने किया होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कह दे
कि यत्र नारी रमन्ते तत्र, वहां पर देवता का निवास होता है, और वही नारी को जिसे कहते हैं कि वो पीटने योग्य भी बताए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो दोनों कंट्रडिक्शंस तो नहीं हो सकता है। हाँ। और जो तो आपको आपको लॉ क्यों कोड लग रहा है बना, कि इसका जिक्र किया गया आज संसद में? देखिए आपको क्यों लगता है? जानबूझ करके, देखिए इसलिए किया गया, बहुत सीधी बात है कि दलित राजनीति को अपने पक्ष में कांग्रेस का एक कोर वोट बैंक होता था, जो दलित राजनीति से पिछड़ गई कांग्रेस। ओबीसी जो है वो रीजनल पार्टी के पास चला गया, मुस्लिम जो है वो रीजनल पार्टी के साथ छिटक गया। पिछले चुनाव से मुस्लिम कांग्रेस की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस की ब्लैकमेल क्षमता बढ़ गई। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने बिहार में भी दबाव बनाया, और अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी दबाव बना रही है। कर्नाटक में उनको लीवेज था, मुस्लिम वोट काफी मिला। केरला के अंदर मुस्लिम लीग उनके साथ खड़ा रहा, कर्नाटक के अंदर उनके साथ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन उनके साथ खड़े रहे। जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं आज के दिन में धीरे धीरे कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। ठीक है। तो दलित कार्ड को खेल करके उन्होंने दलित वोट को अपने बीच में, लेकिन इससे खड़गे जी ये भूल जाते हैं कि इसमें हिंदू समाज का वो विभाजन करते हैं। देखिए सर, और क्या हो मुझे क्या रहा है, एक संशोधन बिल का आया जो कि छात्रों के हित के लिए था। जी बोलिए बोलिए, 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। कर रहा हूँ। जी जी जी, सुचरिता बोलिए। देखिए सुचरिता 2019 के चुनाव से पहले आपको ध्यान में होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का जिक्र आया था, जिसमें राहुल गांधी को कई मुसलमानों ने भी सलाह दिया था, अंदर की बैठक में मुसलमानों ने सलाह दिया था आप सॉफ्ट हिंदुत्व अप्लाई कीजिए। और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहा हम तो आपके साथ हैं ही, मुसलमानों ने कहा था उनको इंटरनल मीटिंग में। कैम्ब्रिज एनालिटिका में, और जो इस पर कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से काम करती रही है, हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को यूनाइट करो। ठीक है। 20% मुसलमानों को यूनाइट करो, हिंदुओं को डिवाइड करो। यही सफलता का रास्ता। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम छात्रों के हितों की बात ना कर कर क्या हम फर्दर डिवाइड और डिवीजन, विभाजन की बात करने शुरू हो चुके हैं। अब मैं इस मुद्दे को इसलिए आज लेकर आई क्योंकि संसद में जिस तरह से वरिष्ठ जो नेता थे वो दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टियों के, वो मनुस्मृति पर इस तरह से उलझते हुए नजर आए, इसीलिए ये बात हो रही है। सीधी बात ये है कि मुद्दा एक पैलेट गन का भी है, क्योंकि उस पर अगर बात नहीं करेगी सरकार और गृह मंत्री कहाँ थे तो ये बात चर्चा पर आगे नहीं बढ़ेगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मलूक जी को लीजिए, आशुतोष जी को लीजिए एक बार। आशुतोष जी बताइए जरा, मलूक जी आप बताइए, पैलेट गन को लेकर जवाबदेही अगर किसी की है तो किसकी है? सरकार की है ना। अगर विपक्ष ये पूछ रहा है कि पैलेट गन पर जवाब दीजिए, पैलेट गन कैसे चल गई, उस पर किसकी जवाबदेही? पैलेट गन कैसे? देखिए, जो पूरी घटना है, हाँ। अब वो जेन जी या स्टूडेंट या नौजवानों से संबंधित है, और कहाँ पुलिस की क्या फायर हुआ, कहाँ पुलिस ने क्या गलत करा, क्या परिस्थितियाँ थी, इसकी जांच चल रही है और जांच आगे बढ़ रही है। और उसमें किसी भी नौजवान, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी जेन जी के खिलाफ अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस जांच में उसके हिसाब से काम होगा। उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कंप्लायंस करते हुए, जांच को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पर बात आज है कि जो दशकों से एक माफिया ने कब्जा कर रखा था देश की शिक्षा व्यवस्था पे, जो 60-65 साल कांग्रेस में होता रहा, हमारे भी एनडीए के कार्यकाल में होता रहा, काफ़ी कोशिशें करते रहे इम्प्रूवमेंट, और अब जाकर के और पूरा शिकंजा कस के और पूरा तरीके से मोदी जी ने जो विपक्ष ने उकसाने की कोशिश करी उसको दरकिनार करके, बगैर ईगो को ध्यान में रखते हुए करके, और चीज़ों को आगे बढ़ करके जो जेन जी के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो काम किया, उसमें अगर ये विपक्षी उकसाना चाहते तो उकसे भी नहीं। 2-3 दिन रील बनाई, तालमेल बैठाया, और तालमेल बैठाने के बाद जब उनको बातें मान ली, ऐसे में अगर बिल आया तो 193 की चर्चा में कुछ भी कह सकते हैं, पुलिस की भी कार्रवाई की, किसी तो क्यों नहीं चर्चा कर रहे थे। और जब चर्चा हुई तो सनातन धर्म के खिलाफ और कहाँ कहाँ की बातें उठा के ले आए कि सुचरिता जी 3 चीजें होती हैं। हाँ। किसी भी विषय पे, एक जो मेन विषय है वो जैसे हम बात कर रहे हैं, दूसरा होता है इसमें क्या कमियां हैं, तीसरा होता है सुझाव दें
कि ये कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। और अमेंडमेंट का जब बिल आता है तो हर आदमी को बोलने का मौका मिलता है, हर पार्टियों को, तो उसमें अगर ये अपने सुझाव रखते हैं तो उसका एक परिवेश है कि जब 6 घंटे की चर्चा, 8 घंटे की चर्चा हुई तो चर्चा के बाद में मिनिस्टर हर एक बिंदुवार हर किसी MP का जो बातें रखी है जवाब देंगे, और उनको अगर कुछ ऐसा लगा कि इसमें बहुत जिम्मेदारी की चीज कही है, कोई जिम्मेदारी की बात कही है, तो उसमें वो सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये सुझाव क्यों नहीं दिया विपक्ष ने? क्या नहीं चाहते थे जेएनजीओ के लिए काम हो? क्या नहीं चाहते थे स्टूडेंट के लिए काम हो? क्या नहीं चाहते थे देश के नौजवानों के लिए काम हो? वहां भी कहाँ की बात और कहाँ मैं यही बात कह रही थी कि जब छात्रों के लिए एक बिल लाया जा रहा है तो उस पर विपक्ष को तय करना है, वो सुझाव देना चाहता है, वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, या फिर वो जो शुरू से उसने एक तय किया है कि वो पैलेट गन पर घेरेगा। कल भी यही हुआ, राहुल गांधी जी ने बोला और उसके बाद हंगामा हो गया, उसके बाद बिल वैसे ही पास करना पड़ गया। अब क्या ये एक तय रणनीति के तहत हो रहा है? क्योंकि उसके बाद इल्जाम आप पर यही लगेंगे जो मलूक जी लगा रहे हैं कि आप लोगों को जेनजी की सिर्फ बात करनी है, उनके लिए जब बिल लाया जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, तो आप लोग चर्चा नहीं करते। धन्यवाद सुचेत। देखिए सुचेता जी, पिछले 11 साढ़े 11 सालों से इस देश में विपक्ष को क्या करना चाहिए ये लगातार टीवी के एंकर्स पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं। टीवी में बैठे बैठे प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषण जरूर पूछते हैं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व तो शायद अब पूछने वाले लोग अब इस देश में नहीं है।